हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग वाईटी रीड। आज की क्लास में हम भारत का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इसको संपूर्ण अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक एग्जाम में भारत के भूगोल से प्रश्न बनते हैं और इसकी हिस्सेदारी हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको संपूर्ण पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। हमारा पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भारत की मुख्य भूमि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है। हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जो हमारी ये अर्थ है और अर्थ में हमारी ये देशांतर रेखा होती है, तो भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश में यहाँ पर पड़ती है। तो इसकी अगर हम 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर की ओर जाते हैं और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की ओर जाते हैं तो भारत की स्थिति पहुँचेगी। और पूर्व से अगर हम इसको देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो पड़ता है वो हमारा भारत देश पड़ता है। तो ये हमारे हमारे वर्ल्ड ग्लोब में भारत की स्थिति पूछी जाती है और हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अर्थात जो भारत में जितने भी देश हैं, विश्व में जितने भी देश हैं, तो क्षेत्रफल से हम देखें तो हमारा 7वां नंबर आता है। किसका? भारत का आता है। अगर यही हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो दूसरा नंबर भारत का आता है, पहले नंबर में चीन है। तो ये दो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत के भूगोल से हो गए। अगला पॉइंट फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु। अर्थात जो हमारा भारत है उसका जो सबसे दूर का दक्षिणी बिंदु है उसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। और ये इंदिरा पॉइंट हमारा पड़ता है ग्रेट निकोबार और बड़ा निकोबार द्वीप पर। और इसकी अगर मुख्य भूमि पर पूछे तो मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु हमारा कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु पे पड़ता है। अगर हम इसको मैप पे देखें तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये हमारा भारत का मैप है, तो अगर पूछे हमारी मुख्य भूमि तो मुख्य भूमि हमारी आ जाती है ये, जो एक पूर्ण रूप से जुड़ी हुई जो भूमि है वो हमारी मुख्य भूमि होती है। तो मुख्य भूमि अगर पूछे तो ये हमारा जो कन्याकुमारी है, यहाँ पर तमिलनाडु में कन्याकुमारी हमारा दक्षिणतम बिंदु आ जाता है। अन्यथा अगर वैसे पूछे तो हमारे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ये जो बड़ा निकोबार द्वीप समूह है तो वहाँ पर हमारा सबसे दूरस्थ बिंदु जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं वो आता है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इंदिरा पॉइंट के बाद आता है अगला पॉइंट है भारत का दूरस्थ उत्तरी बिंदु पर सियाचिन ग्लेशियर। अर्थात उत्तर की ओर जाएं तो हमारा सबसे आखिरी बिंदु है सियाचिन ग्लेशियर, जिसे हम इंदिरा काल जो कि लद्दाख में है इसके पास हमारा सबसे उत्तरी बिंदु आता है। और भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु क्युबुथु अरुणाचल प्रदेश में आता है। तो ये चारों हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि इन चारों को हम मैप से देखें तो जो हमारा ये उत्तर है, ये उत्तर होता है, ये हमारा उत्तर होता है और ये हमारा दक्षिण, ये पूर्व और ये हमारा पश्चिम होता है। तो अगर हम उत्तर में अपना सबसे आखिरी बिंदु देखें तो हमारा जो इंदिरा काल है सियाचिन ग्लेशियर में लद्दाख के पास यहाँ पर आता है। और अगर मुख्य भूमि में हम दक्षिणतम बिंदु बोले, दक्षिण में सबसे आखिरी बिंदु देखें तो हमारे कन्याकुमारी तमिलनाडु में आता है। तो हमारा उत्तरी बिंदु जो कि लद्दाख में पड़ता है हम उसे इंदिरा काल कहते हैं ये। और जो दक्षिणी बिंदु है, जो सबसे आखिरी वाला बिंदु है, ये हमारे कन्याकुमारी में पड़ता है, जो अगर मुख्य भूमि पर पूछ रहा है। अन्यथा हमारा ये अंडमान निकोबार का बड़ा जो निकोबार है यहाँ पर हमारा दक्षिणतम बिंदु पड़ जाता है, जिसे हम इंदिरा काल कहते हैं। और यहाँ पर गुजरात पश्चिमी बिंदु पड़ता है और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ के क्युबुथु में हमारा पूर्वी बिंदु पड़ता है। तो ये पूरा भारत का विस्तार है फ्रेंड्स, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम विस्तार जानने के बाद हमारा अगला जो आता है ये पश्चिम का विस्तार। यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु है तो गुवाहाटी नाम के स्थान पर है, जो कि गुजरात में पड़ता है, जैसा कि अभी हमने बताया। अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें किलोमीटर में
तो भारत को जो पूर्व से अगर पश्चिम की ओर देखें तो हमारा 2933 किलोमीटर हमारी भारत की लंबाई है, पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो ये ज़्यादा होगी फ्रेंड्स, 3214 किलोमीटर ये है। अर्थात मैप में देखें तो हमारा ये है पूर्व से पश्चिम की ओर। अरुणाचल प्रदेश के कुबुथु से लेकर गुजरात के यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी देखें तो हमारी आती है 2933 अर्थात 2933 किलोमीटर आती है। और यहाँ से देखें उत्तर से दक्षिण की अगर दूरी देखें तो ये हमारी आती है 3214 किलोमीटर। ये कितनी आती है? 3214 किलोमीटर हमारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये आती है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारा अगला पॉइंट आता है भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई जो है वो है गुजरात। अर्थात जो भारत की तटीय सीमा की बात करें तो गुजरात राज्य की तट सीमा सर्वाधिक है संपूर्ण भारत में, वो है 1214.70 किलोमीटर है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं भारत में जो गुजरात राज्य है उसकी तट सीमा हमारे संपूर्ण भारत में सर्वाधिक है। अगर हम यहीं पर अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की हमारी तटीय सीमा सर्वाधिक आ जाती है, क्योंकि वो एक द्वीप है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो उसकी अगर किलोमीटर में देखें तो 1962 किलोमीटर है। और गोवा राज्य की जो तट रेखा है सबसे कम होती है, 118 किलोमीटर हमारी गोवा राज्य की तट रेखा सबसे कम है हमारे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भारत के जो कितने राज्यों में समुद्री तट है, तो वो 9 राज्यों में समुद्री तट है, जो कि गुजरात सर्वाधिक मात्रा में समुद्री तट है, फिर महाराष्ट्र आता है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये समुद्री तट वाले हमारे राज्य हैं। तो मैप में हमारे जो राज्य हैं तो सर्वाधिक मात्रा में हमारी जो तटीय सीमा है गुजरात की है। तो ये जो स्टेट है ये हमारा गुजरात है, फिर ये हमारा महाराष्ट्र है, फिर इसके बाद ये छोटा सा है गोवा जो सबसे कम तट रेखा वाला राज्य है, फिर ये कर्नाटक आता है, फिर ये केरल आता है, और ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ये उड़ीसा, और ये जो है हमारा पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं हमारे तटीय रेखा वाले, सीमा वाले 9 राज्य हैं। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज मिर्ज़ापुर आज से होकर जाती है। अर्थात जो हमारी पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि मानक समय संबंधित देशांतर रेखा होती है, हम इसको आगे पढ़ेंगे, तो ये हमारे भारत के प्रयागराज उसके पास में पड़ता है मिर्ज़ापुर, यहाँ से होकर जाती है। एग्जाम में पूछा गया एक पॉइंट है। अगला है भारत का जो मानक समय है वो ग्रीविच, ये भी हमारे मानक समय अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा संबंधित प्रश्न है। तो जो ग्रीविच है माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। अर्थात जो मानक समय यहाँ से लिया गया है संपूर्ण पृथ्वी के ग्रीविच माध्य से, तो वहाँ से हमारे भारत का जो मानक समय है वो 5.5 घंटे आगे है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। हमारा दूसरा पॉइंट आता है भारत एवं पड़ोसी देश। अर्थात जो भारत है उसके आसपास कौन से देश हैं, इनसे भी हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है भारत की स्थलीय सीमा। अर्थात जो स्थल की सीमा होती है लगे पड़ोसी देश हैं हमारे कुल मिला के 7। अर्थात जो भारत की जो स्थलीय सीमा है 7 देशों से मिलती है, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। क्योंकि आप जानते हो भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश है, उसके साथ हमारी सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगती है, जो कि है 4096.7 किलोमीटर। आपको ये याद होना चाहिए। और अगर सबसे बड़ी हमारी बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है अफगानिस्तान के साथ लगती है 6.16 किलोमीटर, जो कि पीओके के अंतर्गत आती है। मैप में हम भारत के पड़ोसी देशों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान को। तो ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की स्थलीय सीमा ये है। तो पाकिस्तान के साथ हमारे जो राज्य बनाते हैं भारत के स्थलीय सीमा के जो राज्य हैं, सबसे पहले जम्मू कश्मीर आ जाता है, फिर पंजाब आ जाता है,
फ्रेंड्स, जो हमारा ये हिमाचल प्रदेश है ये पाकिस्तान के साथ कोई सीमा नहीं बनाता है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न में घुमा देता है कभी कभी। और राजस्थान के साथ हमारी पाकिस्तान की स्थलीय सीमा है और गुजरात के साथ। तो पाकिस्तान के साथ हमारी जो स्थलीय सीमा है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ हमारी पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान चूँकि भारत है पीओके को अपना मानता है, तो 106 किलोमीटर की जो सीमा है भारत के अफगानिस्तान के साथ है वो जो कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमारा ये आता है चीन। चीन भारत के साथ जम्मू कश्मीर में मिलता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसके बाद ये नेपाल शुरू हो जाता है जो कि भारत का भाग नहीं है, और ये सिक्किम से मिलता है, और इधर अरुणाचल प्रदेश से चीन के साथ हमारी सीमा है। तो भारत की स्थलीय सीमा चीन के साथ भारत की स्थलीय सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये छोटा सा सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश के साथ हम चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। ये संपूर्ण चीन है। उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा है हमारे पास ये बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ है पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है, असम सीमा बनाता है, मेघालय सीमा बनाता है, और ये त्रिपुरा और मिजोरम ये सभी बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये सीमा से संबंधित हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद ये भूटान आता है, ये भूटान है। तो भूटान के साथ सिक्किम सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है, और ये असम सीमा बनाता है। तो ये भूटान के साथ भारत के साथ सीमा बनाने वाले देश हैं। और बात करें नेपाल की, तो नेपाल ये है हमारा नेपाल। तो नेपाल इस तरफ उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है, ये यूपी के साथ सीमा बनाता है, और बिहार के साथ सीमा बनाता है, और इस साइड सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो सीमाओं से संबंधित हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये इसको अच्छी तरीके से आपको ये आना चाहिए। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगला भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार। तो ये जो है म्यांमार के साथ हमारी स्थलीय सीमा आती है। तो सबसे ज़्यादा म्यांमार के साथ अगर सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य है तो अरुणाचल प्रदेश है, फिर ये नागालैंड आता है, फिर मिजोरम आता है, और लास्ट में ये मणिपुर आ जाता है। तो म्यांमार के साथ, जिसे हम बर्मा भी पहले कहते थे, तो सबसे ज़्यादा बड़ी सीमा बनाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश बनाता है, फिर ये हमारा नागालैंड आता है, और ये मणिपुर, और ये मिजोरम। तो मिजोरम म्यांमार के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। और चीन की बात करें रिवीजन के तौर पर, तो अब जब 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को हमने दो भागों में डिवाइड किया, इधर वाला पार्ट लद्दाख आता है और ये वाला पार्ट जम्मू कश्मीर आता है। तो चीन ने सबसे पहले लद्दाख में, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन भारत के साथ सीमा साझा करता है। भारत के स्थल सीमा के बाद भारत की समुद्री सीमा आती है, तो उसको देख लेते हैं। तो समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है। आपने मैप में देखा होगा, जो पाक जल मरुमंडल द्वारा भारतीय मुख्य भूमि तमिलनाडु से पृथक होता है। अर्थात जो भारत का सर्वाधिक समुद्र सीमा पर स्थित देश है श्रीलंका, जो कि तो यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है, भारत और श्रीलंका को कौन सी जल मंडल अलग करता है? तो वो पाक है। तो जो कि तमिलनाडु अर्थात भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं। अगला पॉइंट है, सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ मिलती हैं, जैसा कि अभी हमने पीछे मैप में देखा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, भारत और अन्य देशों के बीच में जो सीमाएं रेखा हैं उनको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो लाइन आती है उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अर्थात भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा पृथक करती है। रेड क्लिफ, तो भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो रेड क्लिफ ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसे रेखा खींची थी, तो उसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा, क्योंकि मैकमोहन ने रेखा खींची थी इसलिए मैकमोहन रेखा कहते हैं।
और भारत और अफगानिस्तान के बीच में, जो कि पीओके पाकिस्तान के अंतर्गत में आता है, उसको देखें तो उसे डूरंड रेखा कहते हैं। तो अर्थात भारत और अफगानिस्तान को डूरंड रेखा के द्वारा अलग करते हैं। ये सीमा संबंधित नाम से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। हमारा भारत के भूगोल संबंधित थर्ड टॉपिक आता है भारत का भौतिक स्वरूप है। तो भारत के भौतिक स्वरूप से भी हमारे एग्जाम में कुछ प्रश्न बनते हैं। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक है। तो भारत की भौतिक संरचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। इन्हीं को, ये 4 भाग हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, अर्थात जो भारत में जो पर्वत हैं, जो हिमालयी पर्वत क्षेत्र हैं वो, और दूसरा आता है प्रायद्वीपीय पठार, अर्थात जो भारत में दक्षिण भारत में जो पठार हैं उनसे संबंधित है। और विशाल मैदान जो कि उत्तरी भारत में आता है, और द्वीपीय भाग व तटीय मैदान, अर्थात जो हमारे द्वीप और तट आते हैं। तो ये हमने संपूर्ण भारत को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला हिमालयी क्षेत्र, जिसे हम पर्वतीय प्रदेश कहते हैं, जो कि उत्तर में है, इसलिए हम उसको उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। दूसरा आता है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, जो कि दक्षिणी भारत को कवर कर देता है, और विशाल मैदान जो कि उत्तर भारत को कवर कर देता है। फिर बचता है हमारा तटीय, अर्थात समुद्र के जो आसपास जो जमीन है, द्वीपीय भाग हो या तटीय भाग हो। तो ये सभी हम चारों भागों को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होगा। अब जो हमारा पहला भाग था भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जो कि हिमालयी क्षेत्र है, उसको हमने 4 भागों में अध्ययन के अनुसार अच्छी तरीके से बांट लिया है। 4 भागों में पहला आता है हमारा ट्रांस हिमालय। तो ये जो हिमालय का सबसे जो बाहरी भाग है, चीन साइड है, वो ट्रांस हिमालय होता है। तो इससे भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। तो पहला पॉइंट है, इसके अंतर्गत काकोरम, लद्दाख, जास्कर और पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। अर्थात जब हम हिमालय पढ़ेंगे तो ट्रांस हिमालय आता है, जिसमें काकोरम, लद्दाख और जास्कर, संपूर्ण जम्मू कश्मीर हमारा ट्रांस हिमालय भाग में आ जाता है। तो K2, जिसे हम गाडविन ऑस्टिन कहते हैं, ये भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। जो गाडविन ऑस्टिन K2 है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। काकोरम जो पर्वत है, जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, काकोरम पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। अर्थात जो ट्रांस हिमालय के काकोरम पर्वत है, इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी K2 है, जिसे हम गाडविन ऑस्टिन कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 8611। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये सर्वोच्च चोटी है काकोरम पर्वत श्रेणी की, जो कि भारत की भी सबसे सर्वोच्च चोटी कही जाती है। अगला पॉइंट है ट्रांस हिमालय तथा बृहद हिमालय को सिंधु सांगपो सिंचन जोन अलग करते हैं। जब हम, जैसे कि हमारा ये भारत है, तो ये हमारा जो एरिया जम्मू कश्मीर वाला आ जाता है, ये ट्रांस हिमालय आता है। फिर उसके बाद ये जो है, ये हमारा बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। तो इन दोनों को जो अलग करता है, बीच से जो लाइन खींची जाती है, उसे हम सांगपो सिंचन जोन कहते हैं। तो ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाली लाइन है। ट्रांस हिमालय के बाद हमारा जो अगला हिमालयी भाग का दूसरा पार्ट आता है, बृहद हिमालय होता है। तो बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, और विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है 8848.86 मीटर है। इसी पर्वत का श्रेणी का भाग है। अर्थात जो हमारी माउंट एवरेस्ट है, ये विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, जो कि हिमालय के बृहद हिमालय भाग का हिस्सा है। और इसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848.86 मीटर है। जो माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं। अर्थात माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, इसे नेपाल में स्थानीय भाषा में, चूंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, इसलिए इसे हम सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और बृहद हिमालय की अन्य महत्वपूर्ण जो पर्वत चोटियां हैं, जैसे कंचनजंगा, ये भारत में स्थित सर्वाधिक ऊंची चोटी है। जो K2 है, ये भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। अर्थात अगर पूछे भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी की आता है जहाँ पर, तो उसे हम गाडविन ऑस्टिन अर्थात K2 कहते हैं। अगर पूछे भारत में सर्वाधिक ऊंची चोटी, तो ये कंचनजंगा सिक्किम में है, 8598 मीटर है। क्योंकि जो गाडविन ऑस्टिन K2 है, ये पीओके के अंतर्गत आती है। ये पश्चिम हिमालय है, और जो पीओके है वर्तमान समय में पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए हम इसे भारत की पूछे
जहाँ पर तो वो गार्विन ऑस्टिन आती है। और भारत में, क्योंकि वर्तमान समय में हम देखते हैं तो में वर्तमान को 10 आता है, तो वर्तमान समय में भारत में ऊंची चोटी कंचनजंगा है। और मध्य हिमालय में जैसे नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत और नामचा वर्मा, ये सभी बृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ आ जाती हैं फ्रेंड्स। अगला हमारा उत्तर पर्वत का अगला भाग है लघु हिमालय। पहला है सबसे पश्चिम हिमालय, फिर वृहद हिमालय, फिर तीसरा आता है लघु हिमालय। तो लघु हिमालय जिसे हम मध्य हिमालय अर्थात हिमालय श्रेणी में पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधर और नागटिबा श्रेणियाँ आती हैं। जो पीर पंजाल है ये कश्मीर लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला आती है, अर्थात लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला पीर पंजाल आती है, जो कि कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के एक सीमा रेखा के अंतर्गत आती है। हमारी हिमालय श्रेणियों की जो लास्ट में आती है बाह्य हिमालय, जिसे हम पाद हिमालय, बाह्य हिमालय को शिवालिक या निम्न हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे नीचे वाला हिस्सा है। यदि हम अपने भारत से देखें तो सबसे जो बाहरी हिस्सा उत्तराखंड की जो साइड आता है वो बाह्य हिमालय आते हैं, इसे हम शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। हमारे एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये समझ में आया होगा। ये सभी पॉइंट हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।